नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में क्राइम की दो सच्ची और दिलचस्प कहानियां हैं। कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी पंजाब से है। पंजाब की उपजाऊ मिट्टी और गुरुओं की नगरी अमृतसर का एक शांत सा गांव बुट्टर सिविया। इस गांव की फिजाओं में वैसी ही महक थी जैसी पंजाब के बाकी गांवों में होती है। खेतों से आती ताजी हवा और गुरुद्वारों से गूंजती अरदास। इसी गांव के एक कोने में बना था बलदेव सिंह जाट सिख का छोटा लेकिन खुशहाल आशियाना। बलदेव सिंह एक सीधे साधे किसान थे, जिनके पास इतनी जमीन तो जरूर थी कि वे अपने परिवार का पेट सम्मान के साथ पाल सकें। उनके घर में उनकी पत्नी राजविंदर कौर और 3 बच्चे गगनदीप, सरबजीत और बेटी कुलदीप कौर थे। इन तीनों भाई बहनों का प्यार गांव में मिसाल था। अक्सर भाई बहनों में तकरार होती है, लेकिन यहां गगन, कुलदीप और सरबजीत के बीच दोस्ती का ऐसा अटूट रिश्ता था कि उनके बीच कोई राज छुपा नहीं रहता था। हंसी मजाक और एक दूसरे का साथ ही उनकी दुनिया थी। बलदेव सिंह का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, और उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर उन्हें तालीम दिलवाई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि साल 2002 में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के मुखिया बलदेव सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। जिस घर की छत बलदेव के कंधों पर टिकी थी, वो अचानक ढह गई। राजविंदर कौर के लिए यह वक्त किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन उनके बड़े बेटे गगनदीप ने कच्ची उम्र में ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही घर की कमान संभाल ली। उसने अपनी पढ़ाई और शौक को दरकिनार कर पिता के हल को थाम लिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति संभलने लगी और खुशियां लौट आई। साल 2008 इस परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। कुलदीप कौर, जो अब सयानी हो चुकी थी, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का था मनमोहन सिन्हा, जो ऑस्ट्रेलिया में अपना अच्छा खासा कारोबार चलाता था। मनमोहन सुलझा हुआ और शिक्षित युवक था। राजविंदर कौर को लगा कि उनकी बेटी के नसीब खुल गए हैं। कुलदीप और मनमोहन की शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव इस शादी का गवाह बना। कुलदीप 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुलदीप की डोली उठे अभी कुछ ही समय बीता था कि घर का चिराग, बड़ा बेटा गगनदीप, अचानक शांत हो गया। गगनदीप की मौत ने राजविंदर कौर की कमर तोड़ दी। जिस बेटे ने पिता के बाद घर संभाला था, उसका यूं चले जाना असहनीय था। ऑस्ट्रेलिया में बैठी कुलदीप के लिए यह धर्म संकट की घड़ी थी। वो अपनी मां और छोटे भाई सरबजीत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन राजविंदर ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को समझाया और उसे उसके घर यानी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुलदीप ऑस्ट्रेलिया में बस गई और 2 बच्चों सरताज और सम्राट की मां बन गई। वही पंजाब में छोटा भाई सरबजीत अब घर का इकलौता सहारा था। राजविंदर ने उसकी शादी शगुनप्रीत कौर नाम की लड़की से कर दी। शगुनप्रीत देखने में सुशील लगती थी, लेकिन उसके मन की गहराई को कोई नहीं पच सका। सरबजीत और शगुनप्रीत के भी 2 बच्चे हुए, बेटी मंतलब और बेटा वारिसदीप। बाहर से देखने पर लगता था कि परिवार फिर से बस गया है। कुलदीप हर हफ्ते फोन करती, मां का हाल पूछती और भाई भाभी से बातें करती। लेकिन इसी दौरान बुट्टर सिविया के उस घर में कुछ ऐसा पनप रहा था जिसकी भनक ऑस्ट्रेलिया में बैठी कुलदीप को नहीं थी। शगुनप्रीत, जिसे घर की मर्यादा और सास की सेवा करनी चाहिए थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी से पहले और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में एक अजीब सी आजादी की चाहत थी, जो मर्यादाओं की सीमा लांघ रही थी। अक्टूबर 2015 में एक ऐसी खबर आई जिसने कुलदीप की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आई खबर ने राजविंदर कौर की दुनिया उजाड़ दी। उनका छोटा बेटा सरबजीत सिंह, जो अब परिवार का इकलौता वारिस था,
संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। कहा गया कि वह रात को खाना खाकर सोया और सुबह उठा ही नहीं। सरबजीत की मौत ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन गम इतना बड़ा था कि किसी ने जांच की हिम्मत नहीं जुटाई। राजविंदर कौर ने अपने पति को खोया था, जवान बेटे गगन को खोया था, लेकिन अब सरबजीत की मौत ने उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया था। घर में अब सिर्फ एक बूढ़ी मां, उसकी बहू शगुनप्रीत और छोटे बच्चे रह गए थे। सरबजीत की मौत के बाद शगुनप्रीत का व्यवहार बदलने लगा। कुलदीप जब भी ऑस्ट्रेलिया से फोन करती, उसे अपनी मां की आवाज में वो पहले जैसी खनक नहीं मिलती थी। मां बस रोती रहती या फिर चुप हो जाती। कुलदीप ने कई बार पूछा, मां क्या बात है, शगुन ठीक से रखती है ना? तो राजविंदर सिर्फ इतना कहती, धिये बेटी, शगुन का चाल चलन और व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। शगुनप्रीत से बात करने पर वो बड़ी चालाकी से कहती, दीदी, मां जी बस भाई साहब की मौत के गम में है और उम्र की वजह से बीमार रहती है। मैं तो सब संभाल रही हूं। कुलदीप का माथा ठनका। उसे लगा कि उसकी मां कुछ छुपा रही है। उसने गांव के कुछ करीबी लोगों को फोन किया और कहा, मेरी मां का ध्यान रखना, मुझे घर के हालात ठीक नहीं लग रहे। गांव वालों ने नजर रखनी शुरू की तो पता चला कि घर के अंदर कुछ अनजान लोगों का आना जाना बढ़ गया है। शगुनप्रीत अब वो बहू नहीं रही थी जो पर्दे में रहती थी। 19 अक्टूबर 2016 को शगुनप्रीत का फोन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसने बिना किसी लागल पेट के कुलदीप को बताया कि उसकी मां राजविंदर कौर भी अब इस दुनिया में नहीं रही। शगुन ने दावा किया कि शुगर लेवल कम होने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुलदीप उस समय गर्भवती थी। डॉक्टरों ने उसे लंबी उड़ान भरने से सख्त मना किया था। अपनी सगी मां के अंतिम संस्कार पर न पहुंच पाना एक बेटी के लिए किसी नरक से कम नहीं था। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर सिर्फ आंसू बहा सकती थी, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार कौंध रही थी। एक के बाद एक उसके दोनों भाइयों और अब उसकी मां की मौत। क्या ये महज इत्तेफाक था? उसे पता चला कि मां की मौत के तुरंत बाद शगुनप्रीत ने बिना किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार किए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया। ये सामान्य बात नहीं थी। अब बुट्टर सिविया के उस घर और जमीन की इकलौती मालकिन शगुनप्रीत कौर थी। कुलदीप को यकीन हो चला था कि उसकी मां की मौत कुदरती नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पर सवाल यह था कि वो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर पंजाब के एक गांव में हुए इस खौफनाक अपराध को साबित कैसे करे? राजविंदर कौर की मौत के बाद बुट्टर सिविया की उस कोठी में एक अजीब सी खामोश दहशत पसर गई थी। ऑस्ट्रेलिया में बैठी कुलदीप कौर का दिल हर पल इसी बेचैनी में जल रहा था कि उसकी मां की मौत सामान्य नहीं थी। वो हर रात अपनी मां की तस्वीर देखकर रोती और खुद से वादा करती कि वह इस राज की तह तक जरूर जाएगी। शगुनप्रीत अब पूरी तरह आजाद थी। उसने घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। कुलदीप ने गांव के अपने कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों से संपर्क साधा और उनसे गुजारिश की, वीर जी, मेरी मां तो चली गई, पर मेरा मन नहीं मानता कि ये मौत कुदरती थी। आप बस उस घर पर और शगुन पर नजर रखें। एक न एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। समय बीतता गया। साल 2016 खत्म हुआ, 2017 निकल गया और 2018 आ गया। शगुनप्रीत को लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। जुलाई 2018 के पहले हफ्ते में कुलदीप के पास पंजाब से एक फोन आया। फोन करने वाले ने वो सच बताया, जिसे सुनकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में ये चर्चा फैल चुकी थी कि शगुनप्रीत ने अपने प्रेमी सतनाम सिन्हा के साथ मिलकर अपनी सास का कत्ल किया है। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि उस अपराध में शामिल तीसरे शख्स जसबीर सिंह ने नशे की हालत में और पैसों के विवाद के चलते गांव के कुछ लोगों के सामने उगल दी थी। कुलदीप ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो अब पूरी तरह फिट थी और यात्रा कर सकती थी। उसने तुरंत भारत का टिकट करवाया। जुलाई 2018 के दूसरे हफ्ते में
जब कुलदीप कौर अपने गांव बुट्टर सिविया पहुंची तो घर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। जिस मां के जाने के गम में घर में मातम होना चाहिए था, वहां उसकी भाभी शगुनप्रीत 2 अनजान मर्दों के साथ बैठकर ठहाके लगा रही थी। वे आदमी कोई और नहीं बल्कि सतनाम सिंह और जसबीर सिंह थे। कुलदीप को देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शगुन ने संभलते हुए कहा, अरे दीदी, आप अचानक? ये लोग तो बस खेतों के काम में मेरी मदद करते हैं। भाई की मौत के बाद अकेला देख सहारा देते हैं। कुलदीप की पारखी नजरों ने भांप लिया कि ये सहारा नहीं बल्कि उसकी मां के कातिल हैं। वो उस वक्त उनसे नहीं उलझी क्योंकि वो जानती थी कि उसे सबूत और पुलिस की मदद चाहिए। अगली सुबह कुलदीप तड़के उठी और पास के गुरुद्वारे गई। अरदास की और गुरु साहिब से इंसाफ की ताकत मांगी। वहां से वो अपने मौसा हरदयाल सिन्हा को लेकर सीधे अमृतसर के एसएसपी परमपाल सिन्हा के दफ्तर पहुंची। कुलदीप ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कैसे उसके दोनों भाई चले गए और कैसे उसकी मां की हत्या की साजिश रची गई। एसएसपी परमपाल सिंह ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत मेहता थाना प्रभारी अमनदीप सिन्हा को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि शगुन का चरित्र शुरू से ही संदिग्ध रहा है और उसे पूरा यकीन है कि जमीन और अपने अवैध संबंधों के रास्ते से मां को हटाने के लिए शगुन ने ये सब किया है। पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ाई। मुखबिरों ने पुष्टि की कि शगुनप्रीत और सतनाम सिंह के बीच नाजायज ताल्लुकात है और वे अक्सर साथ देखे जाते हैं। 30 जुलाई 2018 को पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 120 बी साजिश और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसी शाम पुलिस ने गांव में दबिश दी। शगुनप्रीत कौर और उसके प्रेमी सतनाम सिन्हा को हिरासत में ले लिया गया। तीसरा आरोपी जसबीर सिन्हा पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। जब थाने में सख्ती से पूछताछ हुई तो शगुनप्रीत टूट गई और उसने वो खौफनाक सच उगल दिया जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया। शगुनप्रीत ने कबूल किया कि वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी थी। उसे सरबजीत के साथ सादगी भरी जिंदगी पसंद नहीं थी। शादी से पहले और बाद में भी उसके कई संबंध थे। सरबजीत की मौत, जो खुद एक रहस्य बनी रही, के बाद वो पूरी तरह बेलगाम हो गई थी। वो अपने प्रेमी सतनाम सिन्हा को अपने घर में ही रखने लगी थी। राजविंदर कौर अपनी बहू की इन हरकतों का विरोध करती थी। मां को डर था कि शगुन खानदान की इज्जत और जमीन दोनों बर्बाद कर देगी। उधर शगुन को डर था कि कहीं सास जमीन उसके नाम करने के बजाय कुलदीप के बच्चों के नाम न कर दे। इसी डर और नफरत में शगुन और सतनाम ने राजविंदर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के ही जसबीर सिन्हा को 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया ताकि वो इस हत्या में उनका साथ दे। 28 अक्टूबर 2016 की काली रात को जब राजविंदर कौर गहरी नींद में सो रही थी, इन तीनों ने मिलकर उनका गला दबा दिया। मां तड़पती रही, लेकिन अपनों के हाथों ही उनका दम निकल गया। अगली सुबह शगुन ने बड़ी चालाकी से इसे लो शुगर की मौत बताया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि कोई पोस्टमार्टम न हो सके। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। शगुन और सतनाम ने जसबीर को हत्या के बाद पैसे देने से मना कर दिया। इसी लालच और धोखे की वजह से जसबीर ने शराब के नशे में सच उगल दिया, जो कुलदीप तक पहुंच गया। अदालत ने शगुनप्रीत और सतनाम को जेल भेज दिया। कुलदीप कौर ने अपनी मां को खो दिया था, अपना पूरा परिवार खो दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 समंदर पार से आकर उसने अपनी मां के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। बुट्टर सिविया की वो कोठी आज भी उन दीवारों की गवाह है जहां एक बेटी की जिद ने एक खौफनाक साजिश का अंत किया। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। 17 दिसंबर 2025 की वो शाम लुधियाना के सीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के लिए किसी सामान्य शाम जैसी नहीं रहने वाली थी।
शाम के धुंधलके में एक युवक बदहवास हालत में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसकी पैंट थी, जो खून से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने अपने हाथ में एक सफेद रुमाल पकड़ा हुआ था, जो लाल रंग के गाढ़े खून से लथपथ था। डॉक्टरों ने जब उसे प्राथमिक जांच के लिए लिटाया, तो युवक ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। युवक, जिसका नाम अमित निषाद था, ने कांपती आवाज में कहा कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे लूटने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उन्होंने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर उसे काट दिया। उसने उसी कटे हुए हिस्से को रुमाल में लपेट रखा था, इस उम्मीद में कि डॉक्टर उसे दोबारा जोड़ पाएंगे। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया, लेकिन घाव की स्थिति देखकर वे दंग रह गए। वो किसी धारदार हथियार का साफ कट नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे नसों और मांस को किसी चीज से पकड़कर जोर से खींचा या कुचला गया हो। मामला संदिग्ध था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अमित की हालत बिगड़ती देख उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। लुधियाना पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो उन्हें अमित की कहानी में कई झोल नजर आए। अनुभवी पुलिस अधिकारियों का मानना था कि लूटपाट के मामलों में अपराधी आमतौर पर सीने, पेट या सिर पर वार करते हैं। प्राइवेट पार्ट काटना किसी पेशेवर लुटेरे का काम नहीं लग रहा था। सबसे बड़ा सबूत अमित की पैंट थी। अगर किसी ने जबरन उसकी पैंट उतारकर यह हमला किया होता तो पैंट के बटन टूटे होते या कपड़ा फटा होता, लेकिन अमित की पैंट के हुक और बटन बिल्कुल सही सलामत थे। तभी पुलिस को एक और वायरलेस संदेश मिला, जिसने इस केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जालंधर बाईपास के पास स्थित इंडो अमेरिकन होटल के कमरा नंबर 203 में एक महिला की बिना कपड़ों के लाश मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को बेड के पास ही पुरुष के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा पड़ा मिला। अब कड़ियां जुड़ चुकी थी। अस्पताल पहुंचा युवक और होटल में मिली लाश एक ही खौफनाक वारदात के दो हिस्से थे। होटल के रजिस्टर और जांच के बाद मृतका की पहचान रचना के रूप में हुई। रचना एक मध्यम वर्गीय महिला थी जो नर्सिंग का काम जानती थी। वो पिछले 7 सालों से लुधियाना में रह रही थी। उसकी जिंदगी संघर्षों और दुखों से भरी थी। रचना की शादी 11 साल पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुई थी। शुरुआती 6 साल तक उसका वैवाहिक जीवन ठीक रहा और उसके 3 बच्चे स्वीटी, युवराज और शांत हुए। लेकिन फिर पति के साथ अनबन शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि रचना अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। उसने अपने पति पर घरेलू हिंसा और भरण पोषण न देने का केस दर्ज कराया, जिसके कारण उसके पति को 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। रचना ने लुधियाना की भारतीय कॉलोनी में एक छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था, जहां वो प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन लगाने जैसे काम करती थी। उसकी 14 साल की बेटी स्वीटी की 1 साल पहले फेफड़े फेल होने से मौत हो गई थी, जिसने रचना को अंदर से तोड़ दिया था। इसी उथल पुथल भरी जिंदगी के बीच साल 2022 के जुलाई महीने में अमित निषाद और रचना की मुलाकात हुई। 25 साल का अमित, जो एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई का काम करता था, रचना की खूबसूरती पर पहली ही नजर में फिदा हो गया। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद रचना काफी आकर्षक थी। अमित को लगा कि वह कुंवारी है और रचना ने भी शुरू में अपनी सच्चाई नहीं बताई। दोनों के बीच मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रचना को अमित में वो भावनात्मक सहारा दिखा जिसकी उसे तलाश थी। अमित के लिए रचना एक अनुभवी और समझदार साथी थी। जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। रचना ने एक दिन अमित को अपने घर रात रुकने के लिए बुलाया। अमित झिझक रहा था क्योंकि घर में बच्चे थे, लेकिन रचना ने उसे मना लिया। वो रात उनके शारीरिक संबंधों की शुरुआत थी। धीरे धीरे अमित अक्सर काम का बहाना बनाकर
रातें रचना के घर बिताने लगा। रचना सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय थी। वो फिल्मी गानों पर रील्स बनाती थी और उसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। वो अमित से बार बार शादी का दबाव बनाती, लेकिन अमित हर बार ये कहकर टाल देता कि पहले पति के साथ तुम्हारा कानूनी मामला सुलझ जाए, फिर सोचेंगे। वक्त बीतता गया और अमित को एहसास होने लगा कि ये रिश्ता अब उसके लिए बोझ बनता जा रहा है। सामाजिक दबाव और परिवार की मर्जी के आगे झुकते हुए अमित ने अपने घर वालों की पसंद की एक लड़की से गुपचुप सगाई कर ली। उसने ये बात रचना से छिपाई, क्योंकि वह जानता था कि रचना का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। अमित रचना से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि उनका शारीरिक रिश्ता खत्म न हो। उसने एक शातिर योजना बनाई। उसने सोचा कि वो रचना को किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां वे अकेले हों। वहां वह उसे अपनी सगाई की बात बताएगा। उसने सोचा कि जब रचना प्यार के मूड में होगी, तब वो उसे आसानी से मना लेगा कि शादी के बाद भी उनका संबंध बना रहेगा। इसी इरादे से 17 दिसंबर 2025 की दोपहर उसने रचना को इंडो अमेरिकन होटल चलने के लिए मनाया। रचना घर पर मिलना चाहती थी, लेकिन अमित ने उसे कुछ नया करने के नाम पर होटल बुला लिया। वे कमरा नंबर 203 में दाखिल हुए। उन्हें नहीं पता था कि ये कमरा उन दोनों के लिए श्मशान और जेल का रास्ता बनने वाला है। 17 दिसंबर की दोपहर जब अमित और रचना होटल के कमरा नंबर 203 में दाखिल हुए, तो बाहर की दुनिया के लिए वे बस एक प्रेमी जोड़ा थे। लेकिन कमरे के भीतर अमित के दिमाग में एक खतरनाक जुआ चल रहा था। वो जानता था कि वो रचना को एक ऐसा सच बताने वाला है जो किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है। दोपहर के करीब 1:02 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, जो केवल टेलीविजन की आवाज या उनकी बातों से टूट रहा था। अमित ने अपनी योजना के अनुसार माहौल को रूमानी बनाया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। अमित का मानना था कि जब इंसान भावनाओं और शारीरिक सुख के चरम पर होता है, तो वो कड़वी बातों को भी आसानी से पी जाता है। जब रचना पूरी तरह उसके करीब थी, तब अमित ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, रचना, मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है। मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। रचना के लिए ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। वो जिसे अपना सहारा, अपना पति और अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की नई उम्मीद मान रही थी, वो उसे साइड बिजनेस बनाकर रखने की बात कर रहा था। अमित ने आगे कहा, पर तुम चिंता मत करो, शादी के बाद भी मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। अमित की इस बात ने रचना के भीतर सोई हुई एक घायल शेरनी को जगा दिया। वो झटके से अलग हुई और चीखने लगी। उसने अमित को गालियां दी और उसे धोखेबाज कहा। अमित ने उसे चुप कराने की कोशिश की। उसे डर था कि बाहर होटल स्टाफ को आवाज न चली जाए। लेकिन रचना का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसी कमरे में एक टेबल पर पेपर कटर या कोई धारदार ब्लेड जैसा औजार पड़ा था। जांच में इसे कटर बताया गया। रचना ने आव देखा न ताव उस कटर को उठाया और एक झटके में अमित के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। दर्द इतना असह्य था कि अमित की चीख निकल गई, लेकिन रचना वहां नहीं रुकी। उसने पूरी ताकत से वार किया और अंग को शरीर से लगभग अलग कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यही तेरे धोखे की सजा है। अब तू न मेरा होगा, न उस लड़की का जिससे तूने सगाई की है। अमित खून से लथपथ होकर बेड से नीचे गिरा। उसका कटा हुआ हिस्सा फर्श पर गिर पड़ा। अत्यधिक दर्द के बावजूद अमित के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर वो इस कटे हुए हिस्से को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो शायद वो दोबारा जुड़ सकता है। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरे अपने अंग की तरफ लपका। लेकिन रचना का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था। जब उसने देखा कि अमित उस हिस्से को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो पागलों की तरह उस पर झपटी। उसने अमित को धक्का दिया
और फर्श पर गिरे उस मांस के लोथड़े को अपने पैरों से बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। वो उसे इस कदर डैमेज कर देना चाहती थी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे दोबारा न जोड़ सके। अपने शरीर के उस महत्वपूर्ण अंग को अपनी आंखों के सामने कुचले जाते देख अमित अपना आपा खो बैठा। दर्द, डर और गुस्से ने उसे जानवर बना दिया। वो उठा और उसने रचना पर हमला कर दिया। दोनों के बीच कमरे में खूनी संघर्ष हुआ। रचना ने खुद को बचाने की कोशिश की। अमित के चेहरे और शरीर पर नाखूनों से खरोंचें मारी, लेकिन अमित की ताकत उस वक्त बहुत ज्यादा थी। हाथापाई के दौरान रचना का सिर बेड के कोने या दीवार से टकराया, जिससे उसकी आईब्रो के पास गहरा कट लग गया और नाक मुंह से खून बहने लगा। अमित ने रचना को बेड पर पटका और अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया। वो तब तक गला घोंटता रहा जब तक रचना के शरीर ने हरकत करना बंद नहीं कर दिया। कुछ मिनटों बाद कमरा एकदम शांत हो गया। रचना की मौत हो चुकी थी। अमित बदहवास था। उसने देखा कि रचना मर चुकी है। उसने तुरंत अपना रुमाल उठाया, फर्श से अपना कटा हुआ हिस्सा समेटा और उसे रुमाल में लपेटा। उसने अपनी खून से सनी पैंट पहनी और बिना किसी को कुछ बताए होटल से बाहर निकल गया। इधर होटल स्टाफ को तब शक हुआ जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई और अमित अकेला बाहर जाता दिखा। जब वेटर ने मास्टर चाबी से कमरा खोला तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। बिना कपड़ों के रचना की लाश बेड पर पड़ी थी और चारों तरफ खून फैला था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। एसीपी और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। पुलिस को वहां पुरुष अंग का कुछ हिस्सा और कटर बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत शहर के सभी अस्पतालों को अलर्ट किया। उन्हें पता चला कि सीएमसी अस्पताल में एक युवक इसी तरह की चोट लेकर आया था, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। लुधियाना पुलिस की एक टीम तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची। अमित वहां स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। साहब, मुझे कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से काटा है। लेकिन जब पुलिस ने उसे होटल में मिली रचना की लाश और वहां मिले सबूतों के बारे में बताया तो अमित टूट गया। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे एक सगाई की खबर ने इस हंसती खेलती प्रेम कहानी को श्मशान में तब्दील कर दिया। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने अमित का घंटों लंबा ऑपरेशन किया। उसके कटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि अंग को पैरों से कुचला गया था और उसकी बारीक नसें बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी, इसलिए सर्जरी के बाद भी वो अंग पहले की तरह सामान्य रूप से काम कर पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही जेल भेज दिया गया। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू उन 3 बच्चों का है जिन्होंने अपनी मां को खो दिया। रचना का भाई, जो एक मामूली फैक्ट्री वर्कर है, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। रचना के पति ने उसकी मौत की खबर सुनकर भी आने से मना कर दिया। वो अपनी जिंदगी में किसी और महिला के साथ व्यस्त था। रचना के दोनों बेटे अब एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां न मां का आंचल है और न पिता का साया। वो क्लिनिक जहां रचना लोगों का इलाज करती थी, अब बंद पड़ा है। इंस्टाग्राम पर उसकी वो खुशमिजाज डांस वाली रील्स अब केवल एक याद बनकर रह गई है। ये केस लुधियाना के इतिहास में इस बात की गवाही देता है कि जब प्यार में ईमानदारी की जगह धोखा ले लेता है और जब गुस्सा विवेक पर हावी हो जाता है तो अंत केवल विनाश होता है। अमित आज जेल की सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा होगा, लेकिन उसने और रचना ने मिलकर जो आग लगाई, उसमें 2 हंसते खेलते परिवारों की खुशियां खाक हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर और आपके कोई सुझाव हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।